हेलो, आई एम अंकित मौर्य। वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन अड्डा। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। तो हमने पिछले वीडियो में सेंटेंस के टाइप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बताया था कि सेंटेंस जो होता है वो आपके 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं, जिनमें से सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या था? वह सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब को ही जनरली क्या कहा जाता है? मेन वर्ब। तो ऐसा वाक्य जिनमें एक ही फाइनाइट वर्ब यानी एक ही मेन वर्ब होती है, ऐसा वाक्य सिंपल सेंटेंस कहलाता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होती हैं, एक से अधिक क्लॉजेज होती हैं, लेकिन उन क्लॉजेज में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और सेकंड जो क्लॉज होती है वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। सबऑर्डिनेट क्लॉज बनती है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जब जुड़ता है तो ये तीनों मिल करके एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जब प्रिंसिपल क्लॉज से मिलती है तो मिल करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से कंपाउंड सेंटेंस है आपका। कंपाउंड सेंटेंस में भी एक से अधिक फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, एक से अधिक क्लॉजेज होती हैं। इन क्लॉजेज में एक क्लॉज तो प्रिंसिपल क्लॉज ही होती है, लेकिन दूसरी जो क्लॉज होती है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कोऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनती है? जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का जो पेयर होता है, जोड़ा होता है, उसके साथ में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जब जुड़ जाता है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ में सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिल करके एक कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। और कोऑर्डिनेट क्लॉज जब प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में जुड़ती है तो वो दोनों मिल करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। तो चलिए, ये तो चर्चा हमने पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। अब आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंटेंस के पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। कितने प्रकार के, कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के? चलिए देखिए, फर्स्ट पार्ट होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट और सेकंड पार्ट होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को ही हिंदी में कहते हैं कर्ता और प्रेडिकेट को हिंदी में कहा जाता है विधेय। ठीक है। तो सेंटेंस के मुख्य रूप से 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? जब किसी वाक्य के द्वारा आपको यह पता चले कि वाक्य में कार्य कौन कर रहा है, कार्य कौन कर रहा, या आपको ये बताया जाए कि वाक्य में जिसके बारे में बात हो। तो 2 चीज़ों से, 2 पॉइंट से आप क्लियरली आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। पहला पॉइंट क्या है कि आपको ये मालूम हो जाए कि अगर वाक्य में किसी प्रकार का कोई कार्य हो रहा है, कोई काम किया जा रहा है, तो वो कार्य कौन कर रहा है। अगर आपको ये मालूम हो जाए कि कार्य कौन कर रहा है तो जो कार्य करेगा वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें वाक्य में कोई ऐसा वाक्य है जिसमें कार्य तो नहीं हो रहा, तो कैसे मालूम करेंगे कि ये सब्जेक्ट कौन है इसमें? तो आप मालूम कर सकते हैं कि वाक्य में जिसके बारे में बात हो रही हो, कोई भी बात जो बताई जा रही है उस वाक्य में, वो जिसके बारे में बताई जा रही होगी वही आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो इन 2 बिंदुओं से, इन 2 पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हम कहें राम हैज बॉट अ बुक फॉर मी। एक और सेंटेंस लेते हैं, राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ये 2 सेंटेंस हैं जिनमें से
एक में कहा गया है कि राम हैज़ बॉट अ बुक फॉर मी, राम ने मेरे लिए एक किताब खरीदी है। और दूसरे में कहा गया है कि राम इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राम एक बुद्धिमान विद्यार्थी है। ठीक है, पहले वाक्य में अगर हम देखें तो ये वाक्य जो है इसमें एक कार्य किया जा रहा है। काम काहे का हो रहा है? खरीदने का, खरीदने का कार्य हो रहा है। और जिस वाक्य में खरीदने का कार्य हो तो खरीदना क्या हो गया? कार्य हो गया। और जब कार्य हो रहा हो वाक्य में तो हमको ये मालूम करना है कि ये काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पर खरीदने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। और जो काम करेगा वही क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इसलिए राम यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, राम एक बुद्धिमान विद्यार्थी है। तो अब यहाँ पर राम के बारे में बातें बताई जा रही, राम के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा, यानी इस वाक्य में किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जिस वाक्य में कार्य ना हो वहां पर सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे? वहां पर आपको देखना है कि किसके बारे में बात हो रही है। तो यहां पर देखिए बात हो रही है एक बुद्धिमान विद्यार्थी होने के। और वो बुद्धिमान विद्यार्थी कौन होगा? बुद्धिमान विद्यार्थी कौन है यहाँ पर? वो है राम। तो यानी इस वाक्य में जो बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है? राम के बारे में। तो जब वाक्य में कार्य ना हो तो हमको ये देखना है कि जो भी बातें बताई जा रही हैं वाक्य में वो किसके बारे में बताई जा रही हैं। जैसे कि यहाँ पर राम के बारे में बताया जा रहा है कि राम एक बुद्धिमान विद्यार्थी है। ठीक, तो जब किसी के बारे में बात होती है, जिसके बारे में बात होती है, वही इस वाक्य का क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कर्ता तो वो हो जाएगा जो कार्य करेगा, कार्य करने वाला। कर्ता का मतलब कार्य करने वाला। लेकिन जब किसी वाक्य में कार्य ना हो तो वहां पर जो सब्जेक्ट होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। यानी उस वाक्य में बात करने का जो भी बात बताई जा रही है वो किस पर्पस से, यानी किसके लिए बताई जा रही है, वो जिसके बारे में बात होती है वह उद्देश्य कहलाता है उस वाक्य का। ठीक, सब्जेक्ट दोनों का मतलब होगा, सब्जेक्ट ये भी है और सब्जेक्ट ये भी है। ठीक है, तो यहां पर ये उद्देश्य है, ये उद्देश्य है और ये करता है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई सब्जेक्ट की। इसके बाद इसी वाक्य में हम देख लेते हैं प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। प्रेडिकेट वह भाग होता है कि वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट चाहे जैसा हो, सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाए, जो बताया जाए। ठीक, वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो बताया जाए वो क्या होता है? प्रेडिकेट। यानी वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में जितनी भी बातें बताई जा रही होती हैं वो सारी की सारी बातें क्या होती हैं? प्रेडिकेट होती हैं। ठीक है, जैसे हम इसी वाक्य में देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? राम है। तो राम तो हो गया सब्जेक्ट और इसके बारे में जितनी भी बातें बताई जा रही हैं वो सारी की सारी बातें यहाँ पर ये सब क्या है? ये सब का सब पूरा क्या है? आपका प्रेडिकेट है। ये आपका प्रेडिकेट है। इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है कि राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो जैसे यहाँ पर राम इज, राम तो हो गया सब्जेक्ट, तो जितना ये शेष बचेगा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आपका प्रेडिकेट। ठीक है, तो यहाँ पर राम इस वाक्य में सब्जेक्ट है और जो शेष बचा वो पूरा क्या है? आपका प्रेडिकेट है। यहाँ पर भी राम सब्जेक्ट है और जो शेष बचा वो पूरा क्या हो गया? आपका प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को छांटना आपको इतने से आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें सब्जेक्ट निकालना है, कैसे प्रेडिकेट। प्रेडिकेट छांटने के लिए एक और बात ध्यान रखिएगा कि प्रेडिकेट हमेशा क्या 99% केसेस में वर्ब से स्टार्ट होता है। अब वो वर्ब किसी भी प्रकार की हो सकती है, वो हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। ठीक है, पर ध्यान रखना है कि प्रेडिकेट जो होगा वो वर्ब से स्टार्ट होगा।
सब्जेक्ट जो होगा उसकी खासियत क्या है, सब्जेक्ट हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की खासियत क्या है कि सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। तीसरा, कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट का कार्य नहीं कर सकता। अगर कोई अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है तो वो भी नाउन या प्रोनाउन के ही फॉर्म में यूज किया जाएगा। ठीक है, वो वहाँ पर जो दूसरे फॉर्म में जो दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा वो अपनी मूल रूप में नहीं रहेगा, वो आएगा अगर यहाँ पर लग रहा है सब्जेक्ट के स्थान पर तो वो भी नाउन या प्रोनाउन के ही रूप में लगेगा, यानी उसे हम नाउन या प्रोनाउन ही कहेंगे। ठीक है, जैसा भी कार्य करेगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि प्रेडिकेट जो होता है वो हमेशा वर्ब से प्रारंभ होता है, और प्रेडिकेट में अगर कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर वर्ब का होना आवश्यक है। बिना वर्ब के कोई भी प्रेडिकेट नहीं बनता और ना ही कोई भी वाक्य बनता है। यानी किसी भी वाक्य को अगर आपको बनाना है तो उसमें कम से कम वर्ब का होना आवश्यक है। एक बार सब्जेक्ट भी नहीं होगा तब भी चलेगा, क्योंकि कभी कभी सब्जेक्ट क्या होता है, अंडरस्टूड हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर सब्जेक्ट अगर नहीं भी लगाया गया है फिर भी आपको वर्ब को लगाना अनिवार्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बिना वर्ब के कभी भी कोई भी वाक्य नहीं बनता है। ठीक है,